मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाव कर दे। विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। देखिए, तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय यहाँ चल रहा है और इस तीसरे अध्याय में मध्यलोक की रचना को हम देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ, तीसरे अध्याय में मध्यलोक की रचना। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे पहला अथवा सबसे बीच का द्वीप वो कौन सा द्वीप है? नाम सबको याद हो गया होगा, जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप में 6 महापर्वत हैं जिन्हें षट कुलाचल, षट यानी 6, कुलाचल यानी महापर्वत, षट कुलाचल भी कहते हैं। और वो 6 महापर्वत कौन कौन से हैं? छह महापर्वतों के नाम। बीना भाभी बोहरा, 6 महापर्वतों के नाम बताइए। बीना बोहरा भाभी। पर्वतों के? हाँ, हिमवत, महाहिमवत, एक मिनट बता रहे। हिमवत, महाहिमवत, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, रुक्मी और शिखरिन। हाँ, बढ़िया। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन, ये 6 महापर्वत हैं। इन 6 महापर्वतों के माध्यम से ये जो पूरा जम्बू द्वीप है ये 7 भागों में विभाजित हो गया है। उन 7 भागों को 7 क्षेत्र कहते हैं। वो 7 क्षेत्र कौन से हैं? 7 क्षेत्र कौन से हैं? रेणु जी लुहाड़ी, आप बताएंगे? दीदी जय जी ने, मैं भी बताएंगी एक बार। हाँ, आप बता दीजिए, आप बताइए 7 क्षेत्रों के नाम बोलिए सुमन जी। क्षेत्र है भारत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, हिरण्यवत, ऐरावत। बढ़िया। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। अच्छा है। अगर अच्छा लगा मुझे, जिनको किसी को जवाब देना है और एक बार भी जिनका चांस नहीं आया है
वो खुद, मुझे क्या है पता नहीं चल पाता कई बार कौन कौन रिपीट हो गए हैं, तो आप खुद आगे होके कह सकते हैं। अच्छा है। ये 7 क्षेत्र हैं। इन जो 6 महापर्वत हैं, इन 6 महापर्वतों पर सरोवर हैं। उन सरोवरों के नाम क्या क्या हैं? 6 जो सरोवर हैं, 6 सरोवरों के नाम। हाँ, कुसुम जी अजमेरा। कुसुम जी अजमेरा बोलिए। आवाज। हाँ, हाँ, पुंडरीका नहीं, पुंडरीक। पद्म, महापद्म, तिगिच, केसरी, महापुंडरीक और केसरी। हाँ, पहले फिर महापुंडरीक और पुंडरीक। ठीक है। ये 6 महासरोवर हैं। इन 6 सरोवरों से नदियां निकलती हैं, जो कि 7 क्षेत्रों में गिरती हैं, वहां पर बहती हैं। वो नदियां कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? नदियों के नाम बताने हैं। चलिए, कौन बताओ? रुकिए चित्रा आंटी, आप रुकिए। मैम मैं बताऊं? अनुज, आपने कल बताया था यही? No, ma'am. नहीं? चलिए बोलिए। नहीं। बोलिए। गंगा, सिंधु, रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्णिकुला रूपकुला, रक्ता रक्तुला। बढ़िया। हाँ, और कौन बताएंगे 14 नदियों के नाम? हाँ, पद्मा जी बोलिए। गंगा, सिंधु, रोहिता, रोहितसा, हरिता, हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकुला रूपकुला, रक्तदा। हाँ, गंगा, सिंधु, रोहितानी, रोहित और रोहितास्या। रोहित, रोहितास्या। फिर हरित, हरिकांता। जोड़े में है, जोड़े से आराम से याद हो जाती है। चलिए, ये 14 नदियां हैं। कल हमने देखा था कि गंगा नदी किस तरह से हिमवंत पर्वत पे जो पद्म सरोवर है, उस पद्म सरोवर से वो गंगा नदी निकलती है, और किस तरफ से निकलती है कि वहां पद्म सरोवर के पूर्व दिशा से वो पहले पर्वत में थोड़ा पूर्व की तरफ चलती है, और फिर पूर्व की तरफ थोड़ा सा 500 योजन चलने पर वो टर्न लेती है दक्षिण साइड में, और टर्न लेकर और फिर वो हिमवंत पर्वत पर ही, जितना भी वो पर्वत का एरिया बचा हुआ है 523 योजन समथिंग, वहां पर वो सीधा सीधा चलती है दक्षिण की तरफ। और देखिए, ये जो गंगा नदी जहां से निकलती है, यानी पूरे 3 लोक में समझ लीजिए, और मध्य लोक में स्पेशली, हर जगह पे, जगह जगह पर कहीं भी कोई भवन है, कहीं भी कोई द्वार है, वहां पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। जैसे ये जो गंगा नदी हमने देखी, ये गंगा नदी जहां से निकलती है, ये हिमवंत पर्वत है, ये हिमवंत पर्वत है, ये पद्म सरोवर है। ये पद्म सरोवर से गंगा नदी निकली, ये गंगा नदी ऐसे निकली और इधर से यहाँ टर्न लिया। तो ये जहां से ये निकल रही है, ये जगह, ये जो निकलने वाला जो जगह है, यहाँ पर एक द्वार बना हुआ है, उसका गेट है बराबर, और उस गेट पे अच्छा खासा, यानी वो दरवाजा जैसा मणियों का, सोने का ऐसा बना हुआ है, और द्वार पर तोरण द्वार समझते हैं, जिसके ऊपर ऐसे कंगूरे वगैरह होते हैं द्वार के ऊपर। पुराने जैसे अभी पुराने जमाने के जो कुछ अपने मकान हो या इस तरह के हो, वो तोरण सहित होते हैं, कुछ ऊपर कंगूरे टाइप जिसमें बने हो, ऐसी कुछ रचना, अलग अलग उसमें रचनाएं इस तरह की बनी, वो तोरण द्वार कहलाता है। तो ये जो तोरण द्वार है, इस द्वार के ऊपर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। जहां से गंगा नदी निकल रही है ना, पद्म सरोवर से, पद्म सरोवर से जिस जगह से गंगा नदी निकल रही है, उस जगह जो द्वार है, उस द्वार के ऊपर
भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। जैसे समझ लीजिए जो अदर कास्ट वालों के घर होते हैं, कोई जो गणेश जी को मानने वाले होते हैं, इस तरह के कुछ लोग होते हैं, तो कुछ लोगों के घरों में एंट्रेंस पे एक आला बना होता है दरवाजे के ऊपर। पुराने मकानों में इस तरह से, जो शहरों में मकान है उसमें इस तरह का होता है, वो दरवाजा होता है, दरवाजे के ऊपर एक आला जगह होती है, वहां पे वो गणेश जी विराजमान कर देते हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए ये यहाँ दरवाजा है, उस नदी के निकलने के लिए द्वार है, और उस द्वार के ऊपर वहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं, अकृत्रिम जिन बिंब, और ऐसे ऐसे विशेषण वहाँ प्रतिमाओं के लिए दिए हैं। पूरा एक एक पैराग्राफ केवल प्रतिमा कैसी है, ऐसे इतने रत्नों से विभूषित है, ऐसे अलंकृत है और दैदीप्यमान है, इस तरह से वो जो अकृत्रिम जिन प्रतिमा है वो यहाँ पर विराजमान है। तो हम अरिहंत की होती है क्या? अरिहंत की होती है सिद्ध की? कहीं अरहंत प्रतिमा, देखिए यहाँ पर जो है ये अरहंत प्रतिमा है। हमको कैसे पता लगेगा कि कोई अरहंत प्रतिमा है या सिद्ध प्रतिमा है? तो जिन प्रतिमाओं के चिन्ह वहाँ देखिए, ये सब अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, तो वहाँ कोई ऐसा बैल का चिन्ह या हाथी का चिन्ह या शेर का चिन्ह वो तो वहाँ होगा नहीं, वो तो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो अनादि निधन अकृत्रिम है। और ये जो चिन्ह है, हाँ जी चित्रा आंटी, शक्ल और निकल जो होता है उससे पता चल जाएगा सिद्ध का? तो नहीं, देखिए हम जो सिद्ध भगवान की प्रतिमा अपने यहाँ बनाते हैं, खाली वो आकार जैसा आकार होता है, हाँ, वो वास्तव में वो तो खाली है, ऐसी प्रतिमाएं वहाँ नहीं होती हैं। हाँ, जो सिद्ध प्रतिमाएं हैं वो बराबर जैसी मूर्ति अनंत भगवान की होती है वैसी ही मूर्ति सिद्ध भगवान की भी होती है। फिर डिफरेंस क्या है कि अनंत भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त होती हैं। वहाँ पर छत्र चमर भामंडल और ये सारी जो अष्ट प्रातिहार्य अपन लोग भी मंदिर में विराजमान करते हैं, वेदी के आगे अष्ट प्रातिहार्य आदि अष्ट मंगल द्रव्य। तो जो अरहंत प्रतिमाएं हैं, यानी जिन प्रतिमाओं के साथ में अष्ट प्रातिहार्य अष्ट मंगल द्रव्य आदि हैं, वो अरहंत प्रतिमाएं हैं। और जिन प्रतिमाओं के साथ में ये अष्ट प्रातिहार्य आदि नहीं है, वो सिद्ध प्रतिमाएं हैं। तो यहाँ जो प्रतिमा है वो अष्ट मंगल द्रव्यों से अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त है, इसलिए अरहंत भगवान की प्रतिमाएं। ऐसे ज्यादातर मेनली अरहंत प्रतिमाएं ही हैं, पर कुछ जगह हैं, कुछ स्थान है वहाँ सिद्ध प्रतिमाएं भी हैं। आएंगे यहीं मध्य लोक में कुछ स्थान। तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि मेन जहाँ भगवान विराजमान है तो हम वो स्थानों को ख्याल में ले लें और हम वहाँ की वंदना भावपूर्वक कर लें। हमको नाप तोल थोड़ी कम याद रहे तो कोई बात नहीं, कितने योजन का है, मुख्य तो याद रहे, पर वो दरवाजा कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, वो नदी की धारा कितने योजन की है, जो याद कर सकते हैं, करना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम हम ये देख लें कि भगवान की प्रतिमाएं कहाँ कहाँ विराजमान है, तो हम भाव से उनका स्मरण करके, जैसे कल हमने वीडियो देखा तो वहां पर हम उसका स्मरण करके, ये गंगा नदी ऐसे निकल रही होगी, वहां ऊपर भगवान विराजमान है, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो ये समझ लीजिए अपने उपयोग में इस तरह का चिंतन करने के लिए ये विषय हमको मिल सकता है। तो एक तो यहाँ पर है, इसके बाद में यहाँ पर ये फिर जो गौमुखाकार जो नाली है वहां से नीचे गिरती है। फिर नीचे जो जिनेंद्र भगवान वो जो भवन बताया था, कुंड है, कुंड के अंदर पर्वत है, पर्वत के ऊपर महल है, पर्वत के ऊपर महल है, और महल के टॉप पर वो एक कमल है, कमल के ऊपर भगवान की प्रतिमा। और वहां तिलोई पन्नमती में तो ऐसा लिखा है, एक प्रतिमा नहीं, प्रतिमाएं विराजमान है, अरहंत भगवान की प्रतिमाएं, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं, यानी अनेक प्रतिमाएं वहां पर विराजमान हैं। और ये भगवान का अभिषेक करती हुई और फिर उस कुंड में गिरती हैं, और कुंड से फिर बाहर में उसके द्वार के माध्यम से बाहर निकलती हैं। ये सारी जितनी भी नदियां हैं आगे आगे के क्षेत्रों में जो गिरती हैं, सारी ही नदियों में बराबर ऐसा ही व्यू, ऐसा ही दृश्य, ऐसा ही पूरा, सारी नदियां जो नीचे गिर रही हैं वो वहां उन क्षेत्रों में एक उसके गिरने के स्थान पर नीचे कुंड है, कुंड में पर्वत है, कुंड में टापू है, टापू पर पर्वत है, पर्वत पर महल है, और वो सारा की जो नापतोल है वो सब भी दुगनी हो रही है बराबर विदेह क्षेत्र तक। विदेह क्षेत्र तक ये सारी रचनाएं बराबर
जो जितना बड़ा वो कुंड है, तो कुंड भी दुगना हो रहा है, उस पर जो टापू है वो भी दुगना हो रहा है, उसके ऊपर जो पर्वत है उसकी भी साइज दुगनी हो रही है, महल की भी साइज दुगनी हो रही है। ये सारी रचनाएं बराबर वहां जाते जाते दुगनी दुगनी होती जा रही हैं। अब हम आज देखते हैं थोड़ा सा भरत क्षेत्र। ये जो गंगा नदी जहाँ गिर रही है, वो जो जिस क्षेत्र में गिरती है वो है भरत क्षेत्र। और भरत क्षेत्र को स्पेशली हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वो वाला मैप तो हमको समझना ही चाहिए। एक तो वर्ल्ड का मैप समझते हैं, और फिर अमेरिका का नक्शा कौन समझता है। अमेरिका का मैप हो, पाकिस्तान का मैप हो, उस मैप में हमको इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें कौन सा मैप समझना है कि जहाँ हम रहते हैं। और हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं भरत क्षेत्र में। तो देखिए ये जो अपना जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप है। ये जम्बू द्वीप में ये यहाँ हिमवन पर्वत है, और ये हिमवन पर्वत के जो नीचे का हिस्सा है इसका नाम है भरत क्षेत्र। हिमवन पर्वत के नीचे का हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को। थोड़ा और ऊंचा बना देती हूँ इसको। ये हिमवन पर्वत बनाया यहाँ पर, और ये हिमवन पर्वत के ये नीचे का हिस्सा इस तरह का समझ लीजिए। ये ऊपर तक ये फिर ये पूरा जम्बू द्वीप हुआ। ये हमने थोड़ा बड़ा बना लिया है अपने को समझने के लिए। ये हिमवन पर्वत है। हिमवन पर्वत पर ये पद्म सरोवर है, और ये हिमवन पर्वत के जो दक्षिण का हिस्सा है ये भरत क्षेत्र है। और इसके चारों तरफ यहाँ क्या है, ये लवण समुद्र है, यहाँ पानी है, ये लवण समुद्र। तो भरत क्षेत्र की फिजिकल भौगोलिक स्थिति क्या है कि ये 3 साइड से तो लवण समुद्र से घिरा हुआ है, और एक साइड में ये हिमवन पर्वत यहाँ पर इसके खड़ा हुआ है। भरत क्षेत्र 3 साइड से तो लवण समुद्र से पानी है 3 साइड में, और एक साइड में हिमवन नाम का पर्वत। हिमवन पर्वत कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है हिमवन पर्वत? 100 योजन। हाँ बढ़िया, 100 योजन ऊंचा। हाइट उसकी 100 योजन है। 100 योजन ऊंचा हिमवन पर्वत, सोने का बना हुआ, अनेक प्रकार की मणियों से युक्त। और इसके समझ लीजिए ये ऐसा पर्वत खड़ा है, तो नीचे जमीन पे साइड्स में, दोनों साइड्स ही वन वगैरह वो सब भी वहां पर रचनाएं हैं। अब ये जो पद्म सरोवर है, ये पद्म सरोवर से गंगा नदी निकली। ये गंगा नदी निकली है, और ये इस तरह से यहाँ पर नीचे गिरी। इसी तरह से सिंधु नदी निकली, और ये सिंधु नदी यहाँ नीचे क्षेत्र में गिर रही है। तो ये तो नीचे है नदी, अभी नीचे गिर रही है। अभी ये भरत जो क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र की यहाँ से यहाँ तक ये जो चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है? हमने 3-4 दिन पहले ये निकाली थी नाप। भरत क्षेत्र की यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, हाँ बोलिए परिधि जी। 526 6/19। हाँ 526 526 526 सही 6/19। वो जो पॉइंट्स में आया था, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की ये इतनी ये दूरी, ये 526 सही 6/19। क्योंकि ये पूरे जम्बू द्वीप का 190वां पार्ट, 190वां हिस्सा ये भरत क्षेत्र है। ये चौड़ाई में, यानी ये दूरी जो देखेंगे सेंटर की दूरी, पूरे जम्बू द्वीप का 190वां पार्ट भरत क्षेत्र है। तो पूरा जम्बू द्वीप था 1 लाख योजन का, और 1 लाख योजन का 190वां भाग हमने निकाला। 1 लाख योजन को 190 से डिवाइड किया तो वो आ गया 526 सही 6/19। इतना इसका ये समझ लीजिए बीच में से, मध्य में से इसकी चौड़ाई है। क्योंकि ये डी शेप का है, हमको दिख रहा है डी शेप, बिल्कुल डी जैसा बना है, अर्धचंद्राकार। तो इसकी अलग अलग जगह से इसकी जो चौड़ाई है वो अलग अलग टाइप की होगी, वो एरिया अलग टाइप से निकलता है, वो जो भी उसके फार्मूले हों। अभी हमको केवल इतनी दूरी है जो भरत क्षेत्र की है, यहाँ से यहाँ तक की 526 सही 6/19 है। इस भरत क्षेत्र में यहाँ बीचों बीच सेंटर में एक और पर्वत है, भरत क्षेत्र के बीच में इस तरह से पूर्व पश्चिम फैला हुआ। देखिए आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान रखना है, कौन से पर्वत पूर्व पश्चिम फैले हैं। कुछ पर्वत आएंगे अभी वो उत्तर दक्षिण फैले होंगे। थोड़ी सी दिशाएं समझ में आती है या नहीं आती हैं? अब पूर्व पश्चिम का मतलब है राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट ऐसे आड़े, जिसे हम आड़ा बोले, वो ऐसे हैं। और उत्तर दक्षिण कोई होंगे तो वो
ऊपर से नीचे अपनी भाषा में कहें, ये इस तरह से होंगे। तो ये जो हिमवन आदि पर्वत हैं ये भी पूर्व पश्चिम फैले हुए हैं, राइट से लेफ्ट। और ये बीच में एक विंध्याचल पर्वत है भरत क्षेत्र के बीच में, ये भी पूर्व पश्चिम, क्योंकि हमने ऐसा कहा, समझ लीजिए अभी हम डायग्राम नहीं बनाए और आपको कहें कि आप बनाओ और ऐसे कहें कि भरत क्षेत्र के बीच में एक पर्वत है, तो हो सकता है ऐसा भी बना दें इधर से इधर, तो ऐसा नहीं, ये पूर्व पश्चिम फैला हुआ है, राइट से लेफ्ट तक एक पर्वत है। इसका नाम क्या है? विजयार्ध। विजयार्ध नाम का, विजय और उसमें अर्ध जोड़ेंगे तो बन जाएगा विजयार्ध। ये विजयार्ध नाम का पर्वत है। ये विजयार्ध पर्वत कितना ऊंचा है? ये विजयार्ध पर्वत है 25 योजन ऊंचा। ऊंचा मतलब हाइट, 25 योजन ऊंचा है। और चौड़ा कितना है? जमीन पे उसकी चौड़ाई, जमीन पे उसकी चौड़ाई है 50 योजन। देखिए ऊंचाई और चौड़ाई समझ में आती है बराबर। ऊंचाई है हाइट, ऐसे ऐसे यहाँ जो खड़ा है तो ये कितना ऊंचा है? खड़े में 25 योजन इसकी हाइट है। लेकिन यहाँ जो फैला हुआ है जमीन पे, वो फैलाव उसका कितना है? वो फैलाव है 50 योजन। तो ये विजयार्ध पर्वत 25 योजन ऊंचा और जमीन पे, भूमि पर 50 योजन चौड़ा है। अभी ऊपर तक 50 योजन नहीं, ऊपर तक ऐसा नहीं है, अभी उसकी हम रचना देख रहे हैं। मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मेरे पास डस्टर होता है, अभी मेरे को ध्यान नहीं रहा, वो डस्टर से अच्छे से समझ में आ जाता है। देखिए ये अभी ये मिटाती हूँ मैं। ये विजयार्ध पर्वत है। ये विजयार्ध पर्वत कैसा है कि 50 योजन इसकी हाइट है से, तो 25 ही है। हाँ सॉरी, 25 योजन इसकी हाइट है, 25 योजन ऊंचा है। अब हम इसमें बोर्ड पे, क्योंकि 2 डायमेंशन में ही है तो हम उसको समझ लीजिए ये ऐसे इसकी हाइट है। अभी थोड़ा मैं पहले आपको समझाती हूँ, फिर किसी चीज को लेके अपन देखेंगे। 25 योजन की इसकी ऊंचाई है, ये इस तरह से समझ लीजिए 25 योजन ऊंचा है ना, ऐसे यहाँ पे खड़ा है। अभी नीचे से, यहाँ नीचे से हम चले, इस विजयार्ध पर्वत पे चल रहे हैं, नीचे से चले और 10 योजन ऊपर पहुंचे। विजयार्ध पर्वत यहाँ खड़ा है और विजयार्ध पर्वत पर हम नीचे से ऊपर चले 10 योजन ऊपर, 10 योजन ऊपर पहुंचे तो ये पर्वत दोनों साइड से, यानी ये पर्वत 50 योजन चौड़ा है ना इधर से, तो इधर भी एक दीवार है, इधर भी एक दीवार है, ऐसा। तो जब हम इधर से पहुंचे 25 योजन ऊपर, सॉरी 10 योजन ऊपर, और इधर से भी पहुंचे 10 योजन ऊपर, तो दोनों साइड से ये इधर इधर वो 10-10 योजन कट गया है। विजयार्ध पर्वत जब हम ऊपर पहुंचेंगे, इस विजयार्ध पर्वत पर जब ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर पहुंचने पर ये दोनों साइड से ये 10-10 योजन कट जाता है। कट जाता है मतलब आप समझिए, देखिए जैसे अपने मंदिरों में वो होते हैं, एक भगवान की वेदी होती है इस तरह की, समावशरण टाइप की, या कहें पांडुकशिला टाइप की, जिसपे अपन कहीं 10 लक्षण वगैरह में बाहर लाके भगवान को विराजमान करते हैं। एक तो नीचे गोल होती है बड़ी, फिर उसके ऊपर एक थोड़ा छोटा गोल होता है, और फिर उसके ऊपर एक और छोटा गोल होता है। समझ में आ रहा है? भगवान को विराजमान करते हैं, उसको 3 कटनी बोलते हैं। एक बड़ा राउंड में कुछ नीचे वाला बेस बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर एक छोटा गोलाकार होता है, उसके ऊपर एक और छोटा गोलाकार होता है। हाँ, पांडुकशिला भी बोलते हैं उसको, वेदी भी बोलते हैं, जिसको जो भी समझ में आया। ख्याल में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? जब भी कभी कोई फंक्शन होते हैं, अलग से विधान करते हैं, तो इस तरह से भगवान को वहां पे विराजमान करते हैं। तो जैसे वो सबसे नीचे वाला इतना चौड़ा है, तो समझ लीजिए वो इतना चौड़ा पहले विजयार्ध पर्वत अभी नीचे से 50 योजन चौड़ा है। फिर उसके बाद में जैसे वो जो वो गोलाकार है ना, 3 गोलाकार, वो समझ लीजिए पूरा एक ही था। हमको तो, हमारे तो एक्चुअल में वो अलग अलग होते हैं तीनों, तो एक के ऊपर एक रख देते हैं। वो अपन समझें कि वो पूरा एक ही है। तो हम नीचे से उसमें ऊपर चले
तो वो इतना ऊपर चल के फर्स्ट स्टेप पे वो चारों तरफ से ऐसे इतना इतना छोटा हो गया, तो उसमें बीच में स्पेस बन गई। फिर वहां हम कुछ भी अष्ट प्रातिहार या मंगल द्रव्य वहां पे रख देते हैं, वहां पे विराजमान कर देते हैं। तो जब ऊपर चले हैं चारों तरफ से, ये तो विजाट पर्वत इस तरह से है, तो दोनों साइड से मोटाई में ये पर्वत 10-10 योजन कट गया। जो 50 योजन की चौड़ाई थी ना उसकी, तो 10 योजन इधर से कम हो गई। 10 योजन ऊपर जाने पर 10 योजन इधर से कम हो गई, 10 योजन इधर से कम हो गई। तो अब टोटल कितनी बची है उसकी चौड़ाई? 30 योजन, है ना। और 10 योजन की हाइट पे अब ये जो कम हो गई, तो उस जगह फ्लैट सरफेस बच गई। ये जो कटा ना पर्वत दोनों साइड से, तो उस जगह वो फ्लैट सरफेस हो गई, समतल भूमि हो गई। जैसे कि वहां उस वेदी में, वो पांडकशिला में, वो ऊपर वाला हिस्सा छोटा हुआ तो वो नीचे फ्लैट सरफेस बन गई, तो वो जगह वहां बच गई। तो ये जो दोनों साइड ये जो जगह बची है, यहाँ पर रहते हैं मनुष्य, और वो जो मनुष्य वहां रहते हैं वो कहलाते हैं विद्याधर मनुष्य। ये 10 योजन की हाइट पर जो दोनों साइड 10-10 योजन की जगह है, वो दोनों साइड 10-10 योजन की जगह पर ये कुछ इस तरह से बनेगा। अपन इस टाइप से बनाएंगे ना, तो ऐसा, पर ये क्या है, अपने को ऐसा दिख रहा है, वो होगा वैसे एक्चुअल में। अभी अपन ऐसा ही समझ लें। ये देखिए, ये विजाट पर्वत है। फिर से पूरा, जैसे ये पूरा एक है, ये इतना ऊंचा, ये 25 योजन की हाइट का एक अभी अपन ने चौकोर पर्वत बनाया है ना। अभी हम 10 योजन के ऊपर चले, यहाँ 10 योजन आया, तो 10 योजन पहुंचने पर इधर से 10 योजन अंदर चले जाओ, ये पर्वत कट गया। और इधर से भी चले तो 10 योजन इधर से कट गया, तो ये इधर इधर से 10 योजन कट गया। तो अब ये लाइन अपने को छोटी करनी पड़ेगी यहाँ। अब ये लाइन यहाँ इधर हो गई, ठीक है। ये 10 योजन यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो ये फ्लैट सरफेस बच गई। 10 योजन यहाँ पर, 10 योजन यहाँ पर। ये जो फ्लैट सरफेस है, ये अभी आपको मैं ऐसे दिखा रही हूँ। इसको समझना कैसे है? ऐसे, क्योंकि विजाट पर्वत ऐसे है, लेकिन वो वैसे हम चित्र बना नहीं सकते, डायग्राम बना नहीं सकते उस तरह से आड़ा करके। समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ भी लोगों को आ रहा हो तो ठीक है, आ रहा है। चलिए 2-3 लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। इसकी रेक्टेंगल शेप है या स्क्वायर है? रेक्टेंगुलर ही होगी ना, स्क्वायर कैसे होगी? 50 योजन चौड़ाई है, 25 योजन हाइट है, रेक्टेंगल ही है। यहाँ इधर इतना लंबा है, तो ये 10 योजन चलने पर दोनों साइड से 10-10 योजन कट गया। अब इस साइड भी और इस साइड भी, तो जो इधर एक साइड में 50 नगरियां हैं विद्याधरों की, एक साइड में 60 नगरियां हैं। जो उत्तर वाली साइड है उस तरफ, या समझ लीजिए कौन सा, हेमवत क्षेत्र की तरफ, जो हेमवत नहीं, भरत क्षेत्र ही है, लेकिन उधर वाला जो पार्ट है, उधर वाले पार्ट में विद्याधरों की 60 नगरियां हैं, और इधर वाले पार्ट में, दक्षिण साइड वाले पार्ट में विद्याधरों की 50 नगरियां हैं। नगरी तो शब्द है, वो बड़े बड़े देश हैं, वहां विद्याधर जाति के मनुष्य रहते हैं। विद्याधर मनुष्य कौन होते हैं? जिनको अनेक प्रकार की विद्याएं होती हैं। हम लोग तो हैं बिना विद्या वाले, मतलब हमको कहते हैं भूमि गोचरी, और जो विद्याधर होते हैं वो आकाश में उड़ने की, ऐसी उनको विद्याएं होती हैं। आकाश में उड़ सकते हैं, कुछ रूप भी बदल सकते हैं, अलग अलग प्रकार की विद्याएं होती हैं। जैसे जो रावण था, रावण विद्याधर था, और राम लक्ष्मण थे वो भूमि गोचरी थे, वो हम लोगों के जैसे थे। और रावण विद्याधर था, उसको अलग प्रकार की रूप बदलने की, इस तरह की विद्याएं, शक्तियां होती हैं। तो कुछ जन्म से भी होती हैं और कुछ वो प्राप्त भी कर सकते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे फिर, अभी पहले ये रचना समझ लें। तो ये यहाँ 10 योजन पे ये हुआ। अब वापस से 10 योजन और ऊपर चलो, इसी विजाट पर्वत पे 10 योजन और ऊपर गए, तो 10 योजन ऊपर जाने पर ये फिर से 10-10 योजन कट गया इस तरह से। 10 योजन और ऊपर पहुंचे, तो पहले 10 योजन, दूसरा 10 योजन, यानी हाइट अपनी कितनी हो गई है अभी? 20 योजन। तो टोटल 20 योजन की हाइट पे वापस से दोनों साइड से 10-10 योजन कट गया है। और 10-10 योजन कट गया है, तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर व्यंतर देवों के और सौधर्म इंद्र के जो आभियोग्य जाति के देव होते हैं, वो आभियोग्य जाति के देवों का निवास यहाँ पर होता है। पहले स्वर्ग के सौधर्म इंद्र के अधीन होते हैं, लेकिन सौधर्म इंद्र के जो वाहन बनते हैं,
सौधर्म इंद्र को कहीं जाना आना हो तो हाथी बनना है, घोड़ा बनना है, तो हाथी घोड़े वहां देवगति में होते नहीं है। सबने आप लोगों ने सुना होगा कि एक भगवान का जब जन्म होता है, बाल तीर्थंकर का जब जन्म होता है, तो पांडुक शिला पे ले जाके उनका अभिषेक किया जाता है और सौधर्म इंद्र आता है स्वर्ग से ऐरावत हाथी पर बैठ के। तो स्वर्गों में भी तिरंच जाति के जीव होते हैं, तिरंच होते हैं स्वर्गों में भी। हाथी कहाँ से आएगा? तो स्वर्गों में तिरंच नहीं होते, वो देव ही ऐसे हाथी का, घोड़े का, जो जिस टाइप का भी वाहन बनना हो उस टाइप के रूप वो देव बनाते हैं। तो कौन से देव बनाते हैं, उसके लिए भी एक फिक्स देवों की जाति है। आभियोग्य नाम के वो देव कहलाते हैं, या उनको वाहन जाति भी कह देते हैं। वो आभियोग्य जाति के देवों का निवास ये यहाँ पर होता है। ठीक है, तो टोटल हाइट कितनी थी अपने पास विजयात पर्वत की? 25 योजन। और अपन कहाँ पहुंच गए हैं यहाँ पर? 20 योजन की हाइट पे। 10 योजन की हाइट पे पहला कट लगा था, वहां पर विद्याधर मनुष्य रहते थे। फिर दूसरे 10 योजन ऊपर पहुंचे, यानी टोटल 20 योजन ऊपर पहुंचे, तो दूसरा कट लग गया, यहाँ पर वो देव रहते हैं। अब बचे अपने पास कितने? 5 योजन। तो ये 5 योजन की हाइट पर चलेंगे, तो ये ऐसा 5 योजन की हाइट पर ये फ्लैट इस तरह से ये इतना। अब कितनी चौड़ाई बचेगी? 10 यहाँ गया, हाँ 10 योजन की चौड़ाई रह गई। हाँ 10, 20 यहाँ गई, 20 यहाँ गई, 50 थी ना, तो ये 10 योजन की चौड़ाई यहाँ पर ऊपर टॉप पर बची है। अब इस 10 योजन की चौड़ाई पर यहाँ पर भी वही जैसे हिमवन पर्वत पर थी, ऐसी यहाँ पर कूटे बनी हुई है। और इन कूटों में जो पूर्व दिशा की ओर जो कूट है, वो कूट का नाम है सिद्धकूट। मतलब यहाँ पर अकृत्रिम जिनालय, इस विजयार्ध पर्वत पर अकृत्रिम जिनालय यहाँ पर विराजमान है, जो कि हमारी 458 वाली संख्या में ये गिनती में आता है। विजयार्ध पर्वत के जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उसको हम गिनती में लेते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये जो विजयार्ध पर्वत है इसकी रचना भी हमने ऐसे समझी है, ये यूं है, पर्वत एक्चुअल में वैसा है, तो इसको थोड़ा हम अपने दिमाग में ऐसा घुमा के समझें कि ये इस तरह से नहीं है, पर्वत उस तरह से है। देखिए पर्वत दोनों तरफ से लवण समुद्र से, हाँ दोनों तरफ से यहाँ लवण समुद्र से टच है, यानी लवण समुद्र से मतलब जम्बू द्वीप की बाउंड्री जो हमने देखी थी, इसकी बाउंड्री वॉल जो है, बाउंड्री वॉल से टच है, दोनों तरफ से बाउंड्री वॉल से टच है। और ये जो इस पे कूटे हैं, ये टोटल है 9 कूट, 9 कूट हैं। उनमें से जो पूर्व दिशा वाली पहली कूट है उस पर तो अकृत्रिम जिनालय है, और बाकी कूटों पर व्यंतर जाति के देव रहते हैं। देखिए, तो ये विजयार्ध पर्वत कहाँ है? भरत क्षेत्र के एकदम बीचों बीच 25 योजन हाइट वाला और जमीन पर 50 योजन चौड़ाई वाला। और जब हम उसकी 10 योजन की हाइट पर पहुंचते हैं, तो 10 योजन की हाइट पर नीचे से जब चले तो दोनों साइड से 10-10 योजन वो कट गया, और उस कट पे वहां पर विद्याधरों के नगर बसे हुए हैं। टोटल कितने नगर हो गए हैं? एक साइड में 50, एक साइड में 60, तो ये टोटल नगर हैं 110। विद्याधरों की टोटल 110 नगरियां यहाँ विजयार्ध पर्वत पर हैं। फिर वापस वहां से और 10 योजन ऊपर हाइट पे चलते हैं, तो ये पर्वत वापस से 10-10 योजन और कट गया है, और उस जो कट है उस कट पे अभियोग्य जाति के देव रहते हैं। और फिर वहां से जो लास्ट में 5 योजन बचे, वो 5 योजन की ऊंचाई पर पहुंचने पर यहाँ पर 9 कूटें हमको मिलती हैं। उन 9 कूटों में से जो पूर्व दिशा की ओर लास्ट वाली जो कूट है, वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय है। जो 458 अकृत्रिम चैत्यालय की जो हम जोड़ेंगे,
उसमें ये विजयार्ध पर्वत वाले अकृत्रिम चैत्यालय उसमें प्लस होंगे। तो एक तो हमने देखे थे हिमवन, महाहिमवन आदि 6 कुलाचलों पर। आज ये दूसरे टाइप के हमने देखे हैं विजयार्ध पर्वतों पर। अभी विजयार्ध पर्वत कितने होंगे पूरे ढाईद्वीप में, वो संख्या हम बाद में निकालेंगे। अभी ये एक समझ में आ गया, ऐसी की ऐसी रचना, जैसे ये विजयार्ध पर्वत यहाँ भरत क्षेत्र में है, ऐसा का ऐसा सेम टू सेम वहाँ ऐरावत क्षेत्र में, जो दक्षिण साइड का लास्ट वाला क्षेत्र है, ऐरावत नाम का क्षेत्र, ऐसा का ऐसा पर्वत वहाँ पर ऐरावत क्षेत्र में है। वहां पर भी वो दक्षिण में तो जम्बू द्वीप है। ओ सॉरी, उत्तर साइड में, उत्तर साइड में जो ऐरावत क्षेत्र है, उस ऐरावत क्षेत्र में भी ऐसा का ऐसा विजयार्ध पर्वत है। वहां पर भी एक ये अकृत्रिम जिनालय वहां पर विराजमान है। तो इन अकृत्रिम जिनालयों की हम यहीं से भावपूर्वक वंदना करते हैं। हाँ, अब पारुल आपको कुछ पूछना था? नहीं भाभी, आपने बाद में बता दिया। ठीक है, चलिए अभी हम ये अपने मैं अभी इतना ही पढ़ा रही हूँ। इसके आगे अब वो गुफाएं वगैरह भी हैं, लेकिन फिर अपन पाठ वगैरह भी करते हैं। आप लोगों को किसी को और कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए। भाभी ये मैं पूछ रही हूँ। हाँ बोलिए। मैं पूछ रही हूँ, जो 2 कूट ऊपर बने हुए हैं, उन कूटों में अपन एक ही कूट को गिनते हैं क्या, खाली चैत्यालय वाले? हाँ, एक कोई मंदिरों में जब गिनेंगे तो एक को ही गिनेंगे, बस जिसमें मंदिर है एक कूट को ही गिनेंगे। यानी ऐसे बोलेंगे विजयार्ध पर्वत का एक चैत्यालय, जैसे एक विजयार्ध है, भरत क्षेत्र के एक विजयार्ध संबंधी एक जिनालय, हिमवन पर्वत संबंधी एक जिनालय, जम्बूद्वीप का जो हिमवन पर्वत है उस संबंधी एक जिनालय, एक एक को ही गिनेंगे। बाकी जो और हैं वहां पे तो देव रहते हैं, यद्यपि वहां पे भी जिन प्रतिमाएं होंगी, जिन मंदिर होंगे, लेकिन जो ये 458 की गिनती है ये प्योरली मंदिर है। ये जो अकृत्रिम चैत्यालय है ये रहने का स्थान नहीं है, ये केवल मंदिर है। और जो देवों के भवन, और जो देवों के भवन हैं, उन देवों के भवनों में तो वो देवों के रहने का स्थान भी है और उसके अंदर चैत्यालय भी है, लेकिन यहाँ ये केवल अकृत्रिम चैत्यालय है। तो ये यहाँ पर केवल इसी को गिना है। हाँ अंकल बोलिए। कल आपने बताया था क्षेत्रों के नाम। हाँ, तो नदी बताई थी, फिर दिशाएं बताई थी, कौन सी दिशा में कौन सी नदी जाती है, फिर क्षेत्रों के नाम बताए थे। तो हाँ। भरत क्षेत्र में तो पद्म सरोवर है ही नहीं ना? भरत क्षेत्र में है ना, ये पद्म, ये हिमवन पर्वत है, ये हिमवन पर्वत के ऊपर ये पद्म सरोवर है। ये गंगा सिंधु नदियां ये यहीं से ये देखिए, ये विजयार्ध पर्वत यहाँ ऐसे है बीच में, ये इस तरह से यहाँ विजयार्ध पर्वत है। अब ये गंगा सिंधु नदियां यहाँ से आएंगी और इस विजयार्ध पर्वत के अंदर से यहाँ क्रॉस करेंगी और फिर ऐसे यहाँ इस तरह से जाके और ये इधर पश्चिम दिशा में और ये इधर पूर्व दिशा में ऐसे। अभी थोड़ा अच्छा नहीं बना। सरोवर तो नहीं है? हाँ जी, इसमें भरत क्षेत्र में नहीं है, वो हिमवन पर्वत पर है। सरोवर कोई भी क्षेत्र में नहीं, पद्म सरोवर नहीं है भरत क्षेत्र में। सरोवर तो पर्वतों पर है। सुनिए, मैंने सरोवर को क्षेत्रों से नहीं जोड़ने को कहा था, नदियों को क्षेत्रों से कनेक्ट करना है। कौन से क्षेत्र में कौन सी नदियां हैं, और इन सरोवरों को पर्वतों से कनेक्ट करना है। कौन से पर्वत, सरोवर नहीं, नदियां, कौन सी नदियां कौन से पर्वत या कौन से सरोवर से निकल रही हैं। सरोवर ये पर्वत नहीं, कौन सी नदी कौन से सरोवर से निकल रही है और फिर कौन से क्षेत्र में जा रही है और किस दिशा में जा रही है। ये गंगा नदी है, ये पद्म सरोवर से निकल रही है, भरत क्षेत्र में आ रही है, पूर्व दिशा की तरफ जा रही है। ये सिंधु नदी है, पद्म सरोवर से निकल रही है, भरत क्षेत्र में आ रही है और पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है। इधर से रोहितास्या नदी निकलेगी और फिर रोहितास्या नदी इस तरह से निकल के और फिर हेमवत क्षेत्र में जाएगी और पश्चिम दिशा की तरफ जाएगी। तो ऐसा हाँ, 14 का साथ में क्यों नहीं हो रहा है? भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु। कल मैं ऐसा पूछूंगी आप लोगों से, आज तो मैंने सीधे सीधे नाम पूछे,
कल ये पूछूंगी कि कौन सी नदी कौन से क्षेत्र में है, या कौन से क्षेत्र में कौन सी नदियां हैं। तो भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु, हेमवत क्षेत्र में गंगा सिंधु और रोहितास्या जा रही है हेमवत में, भरत में नहीं जा रही। रोहितास्या अभी आगे हम चलाएंगे, अभी पहले भरत की रचना देख लें फिर आगे बढ़ेंगे। तो वो हेमवत क्षेत्र में जाएगी रोहितास्या। जो अपना नक्शा है ना वो वाला येलो कलर वाला, उस नक्शे में देखिए आप, ये देखिए नक्शा आ गया स्क्रीन पे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा? थोड़ा मैम आप अपनी तरफ लीजिए उसको, नहीं स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है। इसकी एक मिनट रुकिए, मेरा कर्सर ही काम नहीं कर रहा, हैंग हो गया ये कुछ। अब आ गया, अब आ जाएगा। दिख रहा है अब आप लोगों को? नहीं आ रहा। अब आ गया होगा, देखिए मेरे ख्याल से अब आ गया। आ गया। ये तो 2.5 द्वीप का आ गया। अरे चलिए कोई बात नहीं, इसी में देख लेते हैं। ये वो जम्बू द्वीप का नहीं है, 2.5 द्वीप का है, पर आप इसमें जम्बू द्वीप भी है, वही देख लेते हैं हम, फिर नहीं वापस से लोड होएगा फिर। नहीं मैं कर दूंगी जूम, लेकिन ये मेरा हैंग हो गया है, काम नहीं कर रहा, मैं कुछ चेंज ही नहीं कर पा रही। कल देखेंगे। हाँ फिर देखते हैं, या तो इसको दोबारा से बंद करके। बंद भी नहीं हो रहा है ये। चलिए जब तक नहीं हो रहा है तब तक और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। और कोई है? जो क्षेत्र है वो विजयात पर्वत के दोनों साइड है। एक मिनट फिर से बोलिए वर्षा भाभी। भरत क्षेत्र जो है वो विजयात पर्वत के हाँ दोनों साइड है। दोनों साइड में भरत क्षेत्र है। ये भरत रिश्तेदार रहते दोनों साइड ही रहते हैं। हाँ अभी ये जो भरत क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र के बीचों बीच, ये जो विजयात पर्वत है ये भरत क्षेत्र के बीचों बीच है। तो अभी देखिए, अभी थोड़ा रफली हम देख लेते हैं कि ये एक तो विजयात पर्वत भरत क्षेत्र के बीच में, और दो आ गई हैं ये नदियां। ये थोड़ी शेप अच्छी नहीं बनी है इनकी, ये दो इस तरह से आ गई है नदियां, ये दो नदियां इस तरह से आ गई हैं। तो ये पूरा भरत क्षेत्र 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4 5 और 6। ये पूरा जो भरत क्षेत्र है ये 6 भागों में ऐसे डिवाइड हो गया है। दिख रहे हैं आप लोगों को 6 भाग? और ये पूरा नदियाँ कहाँ पे आएंगी? यदि नदियाँ कहाँ पे आएंगी इसमें? 50 से 60 वाली नदियाँ। 50 और 60 नदियां नहीं है, वो नगरियां हैं, नगर देश। हाँ नगर ही। वो पर्वत पे हैं, वो भरत क्षेत्र में नहीं है, वो विजयार्ध पर्वत पे हैं। वो जो नगर हैं वो पर्वत पे हैं। ये तो भरत क्षेत्र के 6 खंड कहे जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि भरत चक्रवर्ती वो 6 खंडों को जीतता है। ये 6 खंड हैं भरत क्षेत्र के। आर्यखंड और मलेच्छ खंड। हाँ, तो इसमें से ये जो दक्षिण साइड, इसको अब ये हो गया है विजयार्ध पर्वत के उत्तर का हिस्सा, ये हो गया विजयार्ध पर्वत के दक्षिण का हिस्सा। ये इधर वाले, यानी ये जो नंबर हमने डाले हैं 1 2 और 6, ये हो गया है दक्षिण का साइड, और 3 4 और 5 ये है विजयार्ध के उत्तर के साइड। तो ये जो दक्षिण का साइड में 1 नंबर जो है, ये 1 नंबर वाला हिस्सा है, ये है आर्यखंड, ये है आर्यखंड। और बाकी के जो 5 बचे हैं ये सब है म्लेच्छ खंड। ये इस तरह से ये भरत क्षेत्र में 6 खंड होते हैं।
एक आर्यखंड है और बाकी के 5 म्लेच्छ खंड हैं। और इस आर्यखंड में ही हम रहते हैं। हमारी जो दुनिया है ये इतना बड़ा आर्यखंड है। और यहाँ मैंने एक डॉट लगाई है, दिख रही है आप लोगों को? डॉट दिख रही है? आर्य के पास में एक डॉट लगाई है, तो आपको दिखाने के लिए थोड़ी मोटी लगाई है। अपन पेंसिल की डॉट लगाएं इस जगह, तो पेंसिल की डॉट जितनी ये अपनी पूरी दुनिया है, ये इतने बड़े आर्यखंड में, ये तो मार्कर है ना, थोड़ा मोटा है, पेंसिल की डॉट यहाँ लगा दें। अब मैंने एक और डॉट लगाई है, वो इतना सा हमारी ये जो पूरी दुनिया जिसे हम दुनिया कहते हैं वो इतनी सी है। अभी और थोड़ी बातें इसमें और है, अभी हम बाकी बात कल करेंगे। अभी आप लोग प्रश्न, आधी भी बात होती है तो प्रश्न आ ही जाते हैं, लेकिन फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर सबको ही लेट होता है। एक बात पूछूं बस, हाँ बोलिए आशा। क्या सिर्फ ये आर्यखंड इतना सा, तो ये अपना इतना सा, तो बाकी सब क्या है इसमें? अब बाकी सब क्या है कि देखिए, वहां भी सब मनुष्य रहते होंगे, लेकिन हमारा जो हिस्सा है, हमारी जो ये दुनिया दिखती है, ये कुछ थोड़ी ऊंची उठ गई है, कुछ फिजिकल चेंजेस के कारण, प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण। और उसके चारों तरफ अभी पानी दिखाई देता है, और उसके बाहर भी मनुष्य तो रहते हैं, क्योंकि जिनवाणी में आया है मनुष्य रहते हैं, लेकिन इसके बाहर अभी तक कोई हम देख नहीं पाए कि कहाँ क्या है, कितना क्या है। अच्छा, हाँ बोलिए पारुल। मतलब आर्यखंड जब इतना सा है और बाकी सारा खाली समुद्री होगा और नहीं, बाकी पूरे में समुद्र नहीं है, बाकी सब जगह भी यानी मनुष्य रहते हैं, लेकिन अब वो अभी तक पहचान में नहीं आए हैं कि कौन से कहाँ रहते हैं। हमारे ये सारे, हमारे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, सारे हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, ये सब ये आर्यखंड में। और ये जो डॉट लगाई है ना, जितना पूरा ग्लोब दुनिया दिखाई देती है, वो सब इस डॉट के बराबर है, जितनी भी पूरी दुनिया है। कोई भी म्लेच्छ खंड नहीं है। अमेरिका भी आर्यखंड में ही है, अफ्रीका भी आर्यखंड में है, ऑस्ट्रेलिया भी आर्यखंड में, कोई भी इनमें से म्लेच्छ खंड में नहीं है, सब आर्यखंड में इस है। डॉट में ही है क्या सब? हाँ जी अंकल, फिर से बोलिए। एक मिनट, सब लोग मत बोलिए एक साथ, डॉट में ही है क्या सब? बाकी सब लोग म्यूट होइए एक बार, फिर एक एक करके मैं आपको चांस देती हूँ। या एक डॉट? मुझे नहीं समझ में आ रही आपकी आवाज। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं पहले म्यूट करती हूँ सबको, बहुत सारे लोग अनम्यूट हो गए हैं। हाँ, अब अनम्यूट करके बोलिए अंकल आप। मैं बोल रहा हूँ कि इस डॉट में सब है या एक नंबर की जो जितनी जगह है उसमें? नहीं, डॉट में, ये जो अपनी दुनिया दिख रही है केवल डॉट में है। वो एक नंबर की जगह तो बहुत बड़ी है। अमेरिका भी आ गई सब। हाँ, अभी हम कल इसका देखेंगे, ये जो आर्यखंड है इसका एरिया कितना है और अपनी दुनिया का एरिया कितना है। आप निकाल के लाइएगा अपनी पूरी दुनिया वो कितने किलोमीटर की है, आप जल्दी से निकाल पाएंगे। तो हमारा ये जो पूरा विश्व है वो कितने किलोमीटर में है और ये आर्यखंड कितना बड़ा है वो हम कल देखेंगे। हाँ शीला भाभी बोलिए। ये 170 कर्म भूमियां कहाँ आएगी फिर? वो हम देखेंगे, अभी 2.5 द्वीप की रचना देखेंगे, वहाँ 170 भी देखेंगे। अच्छा, उसमें आएगी? उसमें आएगी। इसमें नहीं आती ना ये वाली? नहीं, अभी तो हमने पहली देखी है, अभी तो ये पहली है, अच्छा। वो आगे देखेंगे हम। हाँ पारुल बोलिए। अभी तो ये मलेचखंड कर्म भूमि नहीं है? कर्म भूमि ही है, कर्म भूमि ही है। मनुष्य ही रहते हैं, मनुष्य ही रहते हैं, लेकिन वहाँ के जन्मे जीव मोक्ष नहीं जा सकते, वहाँ धर्म आदि नहीं होते हैं, तो वहाँ पे जिनका जन्म होता है वो मोक्ष नहीं जा सकते हैं, इसलिए उसको म्लेच्छ खंड का है। वहाँ विषय भोग है, धर्म आदि की प्रवृत्ति वहाँ नहीं होती है। वो भी हम ये लास्ट सूत्र है अपना इसी का, आर्याम्लेच्छाश्च, तब उस सूत्र तक पहुंचेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, अपन ने जो रचनाएं देखी उसमें जो गेट देखे तो वो क्या खुलते बंद होते थे या खुले रहते हैं? या खुले ही रहते हैं। जो ये नदी निकल रही है वो हर समय निकल रही है, वो खुले ही रहते हैं। और इधर भी यहाँ दरवाजा है जहाँ से लवण समुद्र में जाके मिलेगी, तो वो बराबर, क्योंकि रनिंग है, नदी कहते ही उसे है जो रनिंग हो,
तो वो बहती रहती है, तो वो बराबर खुले ही रहते हैं। बेला जी बोलिए। वो जो ऊपर वाले 10 योजन थे उनमें कौन से जाति के देव रहते हैं? व्यंतर जाति के। नहीं, और बोला था आदियो जाति के। आभियोग्य जाति के नहीं, सॉरी, हाँ, आभियोग्य जाति के तो वहाँ कटनी पर विजयार्थ पे रहते हैं, और व्यंतर रहते हैं वो कूटों पे। आभियोग्य मैं लिख के बता देती हूँ। आभियोग्य अभियोग्य। हाँ, अब एक बात और पूछ रही थी। हाँ, बोलिए। कल आपने बोला था चार्ट बनाने के लिए, तो उसमें आपने बोला था सरोवर, नदी, दिशा और क्षेत्र। हाँ, तो चार्ट मतलब, वो चार्ट मतलब ऐसा है, जैसे यहाँ हमने सरोवर लिख दिया, फिर यहाँ हमने नदी लिख दी, यहाँ क्षेत्र लिख दिया, यहाँ दिशा लिख दी। तो अब पद्म सरोवर से यहाँ नदियों के नाम लिख दिए 14, गंगा, सिंधु। तो पद्म सरोवर से इस तरह से कुछ एरो बना के, वो चार्ट वैसे नहीं बनेगा जैसा हम सिंपल चार्ट बनाते हैं, वो थोड़ा एरो। फिर ये गंगा सिंधु को भरत क्षेत्र से, यहाँ भरत लिखा तो इधर भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु, ऐसे एरो बनाने पड़ेंगे उसके लिए। सरोवर ही इधर आ गया ना, क्षेत्र में सरोवर नहीं है। सरोवर का कनेक्शन क्षेत्र से नहीं है, सरोवर तो वो पर्वत पे है, इसलिए उसको क्षेत्र में नहीं कहते, वो पर्वत पे है। अभी वो गुफाएं कैसे, कहाँ पर होंगी? विजयार्थ पर्वत वो भी, वो कल देखेंगे, गुफाएं कल देखेंगे, अभी थोड़ा रह गया है इसमें, वो कल देखेंगे। अच्छा, आभा आंटी बोलिए। ये अप्रतिम चैताला में एक प्रतिमा होती है कि 108? नहीं, 108। ये जो अपन गिन रहे हैं ना, गिनती वाले, जो 408 जो आती है इसमें आती है। ये 9,25,925 करोड़ 8 लाख आती है, वो इसी में आती है। हाँ, वो प्रतिमाओं की संख्या है 925 करोड़, वो यही वाली, ये गिनती वाली। यानी जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं जो हम संख्या काउंट करेंगे, ये काउंटिंग वाले जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, इनमें एक एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं हैं। तो जितने चैत्यालयों की, चैत्यालय मतलब, चैत्यालय हम समझते हैं छोटा सा मंदिर हो उसको चैत्यालय बोल देते हैं। यहाँ तो चैत्यालय का मतलब है चैत्य जहाँ विराजमान है, भगवान की प्रतिमा जहाँ विराजमान है। तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। तो जितनी टोटल संख्या निकल के आएगी उसको 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रतिमाओं की संख्या हो जाएगी। चलिए, और किसी को पूछना है? अगर मैं नहीं देख पा रही हूँ तो आप बोल सकते हैं। से बोलते ना, जहाँ पे चरण होते हैं उनको चैतालय बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग परिभाषाएं चलती है। कहीं तो ऐसा है कि जहाँ प्रदक्षिणा देने की जगह नहीं है उसको भी चैत्यालय बोलते हैं, ऐसा नहीं है। चैत्यालय, मंदिर को ही चैत्यालय बोल देते हैं। मंदिर मतलब जहाँ भगवान विराजमान है। चैत्य का मतलब भी होता है जिन प्रतिमा, तो जिन प्रतिमा जहाँ विराजमान है वो चैत्यालय है। हो गए प्रश्न सबके? आज हम पाठ करेंगे शुरू से, एक एक व्यक्ति एक एक सूत्र शुरू से बोलेंगे। शुरू से हम पाठ करेंगे आज, क्योंकि वो शुरू वाले सूत्र तो रह ही जाते हैं फिर।